गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? सर्दी बहुत है तो थोड़ा बच के रहिएगा सर्दी से। ठीक है। आई एम आरती फ्रॉम गुप्तास क्लासेस। चलिए, अभी तक हम जो कर रहे थे वो सीईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, वो भी कुछ रहते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे बीच में हम कराते रहेंगे, क्योंकि अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है। ओके, तो उन क्वेश्चंस को हम कराते रहेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन, और साथ में हम करेंगे कंपनी लॉ। ठीक है। सबसे पहले आज हम कंपनी लॉ शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम कंपनी लॉ करेंगे जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड एवरी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। ओके, जो कंपनी लॉ हम कर रहे हैं वो आपका हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो। ठीक है, चाहे वो आपका DSSS हो, चाहे आपका किसी अदर स्टेट का भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, तो देखिए, जो कंपनी लॉ है, द कंपनी एक्ट 2013 वॉज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। जो कंपनी से रिलेटेड लॉ थे वो उनको अमेंड या इनेक्ट करके एक न्यू लॉ आ गया, आपके पास एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले जो आपका एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। इसी को आप इसी को अमेंड करके ये एक्ट जो है वो नया आया है। ये हमने अमेंड क्यों किया, कंपनी एक्ट में क्यों किया गया? ड्यू टू चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्योंकि क्या होता है, नेशनल और इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसमें पॉलिसीज़ डे बाय डे तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग उनमें पॉलिसीज़ जो होती है वो चेंज होती रहती हैं। तो 1956 के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। उस चेंज को, ठीक है, फैसिलिटेट करने के लिए और उस चेंज को नज़र में रखते हुए क्या किया गया, न्यू अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, और इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनी एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो कंपनी एक्ट है 1956 उसको रिप्लेस किया जाए एक न्यू लेजिस्लेशन के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, जो द कंपनीज एक्ट 2013 आया उसमें क्या क्या है, उसमें आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 470 उसमें सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ओके, और जो पूरा एक्ट है, द एंटायर एक्ट, और वो पूरा एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, 29 चैप्टर्स में वो पूरा एक्ट आपके पास डिवाइड है। ठीक है, ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स, और एक इसका जो सब्सटेंशियल पार्ट है वो किस फॉर्म में है, कंपनी रूल्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये था कंपनी एक्ट के बारे में। ये चीज़ याद रखना, 470 उसमें सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 29 चैप्टर्स हैं। ओके, इसके बाद देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब जो 2013 एक्ट है वह कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जो कंपनीज इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हुई हैं इनकॉर्पोरेट। ठीक है, सेकंड, इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी? वो कंपनीज जिनमें इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर इर्डा एक्ट 1999 फॉलो हो रहा है, उनको छोड़कर उनके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें भी कौन सा एक्ट होगा, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का भी ऐसे ही है,
except where the provision of said act are inconsistent with the provision of Banking Regulation Act 1949। यानी कि उन बैंकिंग कंपनीज को छोड़कर जिनमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है फॉलो हो रहा है, उनको छोड़कर बाकी जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनमें कौन सा एक्ट लग जाएगा आपका, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट, कंपनीज अगेंस्ट इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो कंपनीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, उसकी सप्लाई कर रही हैं, उन पर भी कंपनीज एक्ट फॉलो होता है, लेकिन कौन सी कंपनीज को छोड़कर, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर में है उनको छोड़कर। ओके, नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, कोई स्पेशल एक्ट में है। नेक्स्ट, सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ओके, क्लियर। ये था आपका एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कहाँ कहाँ पर आपका कंपनीज एक्ट 2013 जो न्यू है वो आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अब कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होगी। ठीक है, कंपनी हमारे पास मीनिंग गिवन है। कंपनी क्या होगी, देखिए, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि एक कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, जो एक कॉरपोरेशन है वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है। इसका मीनिंग ध्यान से समझना, इस मीनिंग में इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड हैं। यहाँ से आप कंपनी को पूरा क्लैरिफाई ईजिली कर सकते हो। ओके, एक कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, जो एक कॉरपोरेशन है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक तरीके से इनविजिबल। ठीक है, वो एक इनविजिबल है, इंटेंजिबल भी है, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। वो सिर्फ कहाँ एग्जिस्टिंग है, लॉ के कंटेम्पलेशन में। ओके, बीइंग अ मेयर creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or accidental to its very existence। ठीक है, जो एक कॉरपोरेशन है वो एक आर्टिफिशियल भी है, इनविजिबल भी है, आपका इंटेंजिबल भी है, लेकिन वो जो कहाँ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ लॉज में। ठीक है, और एक पर्सन और है, वो कौन है, प्रोफेसर हैने। इन्होंने क्या बोला है, ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। वही है कि ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी एक अलग से एंटिटी होती है, यानी कि उसको हम मेंबर्स के साथ नहीं देखते, उसका अलग से नेम होता है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन मतलब कॉन्टीन्यूस वो चलती रहती है, किसी भी मेंबर के आने जाने से उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अ कॉमन सील, और उसकी खुद की एक कॉमन सील होती है, यानी कि उसके नाम की एक स्टैम्प होती है। ओके, इज इट क्लियर, मीनिंग हुआ क्लियर आपको। अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। देखिए, यहाँ पे इन शॉर्ट दिया हुआ है, हम इसको पूरा क्लियर भी करेंगे। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, वही कि जो एक कंपनी होती है उसकी जो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि वो अपने मेंबर्स से अलग होता है। क्या दिया हुआ है, लीगली सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि वो चलता रहता है, जो कंपनी है वो चलती रहती है। चेंज इन नंबर मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, यानी कि किसी मेंबर के आने जाने से या नंबर ऑफ मेंबर्स में चेंज होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी डिफरेंस या कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर, यानी कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग है और कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो अलग है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी
क्या करती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम कर रही है, क्योंकि उसका अलग से नेम होता है और वो एक अलग से ह्यूमन एजेंस, ठीक है। कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ऑन नेम, और वो अपने नेम के अकॉर्डिंग काम करती है। अब देखिए, अब एक एक फीचर को डीपली देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका ये एक क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रिकिंग फीचर है ये, ठीक है, अदर बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग के अलावा, ठीक है। इसमें देखिए अब हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज़ क्लॉथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी, जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो लीगली एक लीगल पर्सन की तरह काम करती है लॉ के अंडर में। इट इज़ एट लॉ अ पर्सन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट, वो डिफरेंट है, एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट, और उनकी पर्सनैलिटी से डिफरेंट, सेपरेट यानी कि अलग है जिन्होंने इसको कंपोज किया है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, इवन जो इसमें मेंबर्स हैं उनका भी कंपनी के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्वायर राइट्स उन्हें मिलते हैं, और अगेंस्ट इट इनकर लाइबिलिटी टू इट। फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डेप्ट हैं ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू एंड नॉट इट्स मेंबर्स, राइट। A company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. सिंपल ये चीज़ हमें पता है, जब वो एक अलग एंटिटी है, अलग सेपरेट एंटिटी है, तो उसके नाम पर क्या होगा, एसेट्स प्रॉपर्टी जो भी होगी वो कंपनी के नेम पर होगी। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company become the owner of its capital and assets. चाहे, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कंपनी क्या होती है, उसकी ओनर हो जाती है। The shareholders are not the private or joint owner of the company's property. ना तो वो सेपरेटली यानी कि अलग अलग शेयर होल्डर, ना ही वो जॉइंटली ओनर होते हैं कंपनी प्रॉपर्टी के। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है, कंपनी लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर यानी कि जो लाइबिलिटी मेंबर्स की है वो किस पे डिपेंड करती है, काइंड ऑफ अ कंपनी, ठीक है, उस कंपनी के टाइप पे डिपेंड करती है जिसका वो मेंबर है, ठीक है। वी नो दैट कंपनी इज़ अ लीगल सेपरेट एंटिटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, वही सब की अपने मेंबर से वो अलग है। तो इन केस ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, देखिए जब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो द डेप्ट ऑफ द कंपनी इज do not become the debt of the shareholders. The liability of the members of the company is limited. यानी कि इस जब लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी होगी वहाँ पे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। ओके, लिमिटेड टू द वही एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जैसे एक शेयर 10 रुपीज़ का है और आपने 100 शेयर्स परचेज़ किए तो आप कितने रुपीज़ तक लाइबल होंगे, सिर्फ 1000 रुपीज़ तक। यानी कि जब आप 100 शेयर ले रहे हो, एक शेयर 10 रुपये का है, टोटल वैल्यू कितनी होगी 1000, तो आप सिर्फ वो 1000 रुपये ही पे करने के लिए लाइबल हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। इन no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of shares, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक शेयर आपके पास 10 का है, आपने 5 रुपीज़ पे कर दिए हैं, तो कंपनी आपसे सिर्फ क्या मांग सकती है, 5 रुपीज़, इससे जो बचा हुआ है इससे ज़्यादा वो कंपनी आपसे नहीं मांग सकती। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मेंबर्स ने जितने अमाउंट तक की गारंटी दी है तो कंपनी उतना अमाउंट, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन की फॉर्म में जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर से जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी है उतना अमाउंट वो उनसे मांग सकती है। ओके, नेक्स्ट, however if it is an
अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड में क्या होगा, तो कंपनीज में जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि कंपनी पे करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट्स को, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, कॉमन सील। ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम पढ़ चुके हैं, इज़ नॉट बेस्ट टाउंड विद अ बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, नेचुरल बीइंग की तरह उनकी बॉडी हम नहीं देखते हैं। देयर फॉर इट वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लेकिन वो वर्क करती है किसके, ह्यूमन बीइंग की एजेंसी की तरह। जो कॉमन सील होती है वो क्या होता है, कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, यानी कि जब कंपनी में कुछ भी काम होता है तो उसके ऊपर जो कंपनी की स्टैंप लगती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, देखिए, कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ये इम्पोर्टेंट है, विच इज़ एफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके एवरी डॉक्यूमेंट पे वो एफिक्स किया जाता है। द कॉमन सील इज सील यूज्ड बाय द कॉरपोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, उस कंपनी उसको अपने कंपनी के सिंबल के रूप में भी कर सकती है। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज़ मेड द कॉमन सील ऑप्शनल बाय ओमिटिंग द वर्ड्स, ठीक है, and a common seal from section 9 so as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have a common seal, यानी कि ये एक तरीके से ऑप्शनल कर दिया गया है, ऑप्शनल में आ गई है। आगे, रेशनल फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम्स, मतलब कि पहले से हम देखते आ रहे हैं इसको, जैसे यूके में है, कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल सिंस, को यूके में कब ऑप्शनल किया है इसको, 2006 में। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट विच नीड बाय द ऑथेंटिकेटेड बाय अ सील will be required to be so done only if the company opts to have a common seal। ये वही दिया हुआ है आपके लिए सारा, देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर जो ये हाईलाइटेड है इसको रीड करते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर कॉमन सील नहीं है, द ऑथोराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय ए डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी वेयर एवर द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, वही दिया हुआ है कि अगर कॉमन सील नहीं है तो ऑथोराइजेशन लेना पड़ता है, कौन लेगा, डायरेक्टर्स लेंगे या फिर कंपनी का सेक्रेटरी, अगर कंपनी ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया हुआ है। ओके, ये क्या थी, इसकी फीचर्स थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक ये चीज़ आ जाती है कि जो कंपनी व्हील थ्योरी है वो क्या है। कंपनी व्हील क्या है, एक तरीके से जो कॉरपोरेट व्हील थ्योरी का, ठीक है, कॉरपोरेट व्हील रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाई सेपरेट, यानी कि एक लीगल कंसेप्ट है जहाँ से आप कंपनी को एक सेपरेट फॉर्म में देखते हो उसके मेंबर्स से, ठीक है। ये टर्म जो है, देखिए, द टर्म कॉरपोरेट विल रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। वो ये कि जो मेंबर्स हैं वो उससे कैसे कनेक्ट होते हैं, अपनी लाइबिलिटी के थ्रू, कितनी उनकी लाइबिलिटी है ये सब देखकर, ठीक है। इफ़ द कंपनी इनक्योर्स एनी डेप्ट, ठीक है, कॉन्ट्रेम्स एनी लॉ, corporate will concept implies that members should not be liable for those errors, ठीक है, उसके लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉरपोरेट इंसुलेशन, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्या हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, प्रोटेक्ट, जैसे इसमें एक केस आया था आपका सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसमें क्या था, लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट वेल एंड इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, इसमें इस केस को लेके ये जो है आया था कॉरपोरेट वेल का। इसी में क्या दिया हुआ है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जब क्या, कैसे वो लिफ्ट करेगा। द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट
personality or the principle that the company is a legal entity distinct and separate from its shareholders। ठीक है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब वो अपने उनसे अलग, ठीक है, देखिए दे रखा है कॉरपोरेट विल बी लिफ्टेड, ट्रेडिंग विद एनिमी, ठीक है, वेयर कॉरपोरेट एंटिटीज यूज टू अवॉइड और circumvent tax, where companies from other companies as their subsidiaries to act as their agent की तरह, to avoid a legal obligation, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी है तो क्या हो जाएगी, कॉरपोरेट विल जो है वो क्या हो जाएगी, कॉरपोरेट विल वो आपकी लिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं मेन क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, यानी कि क्लासेस में काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में फर्स्ट वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कब है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेक्शन आप देख लीजिएगा, सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड होती है शेयर्स तक, यानी कि जितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं उनकी वैल्यू तक वो लिमिटेड होती है। और एक कंपनी जो है उनसे उतना ही पैसा मंगा सकती है जितना उन्होंने अनपेड नहीं किया, अगर नहीं किया, ठीक है, अगर सारा पे कर चुके हैं तो कंपनी कोई भी पैसा उनसे नहीं मंगा सकती। ओके, नेक्स्ट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये 221 के अंडर में है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, इसमें कंपनी उतना अमाउंट मंगा सकती है जितने की मेंबर्स ने गारंटी दी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, उनके पास कोई भी लिमिट नहीं होती है। इन सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ceases when he ceases to be a member। ओके, इसमें वही दिया हुआ है कि द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेप्ट, सभी कंपनी के टोटल डेप्ट और लाइबिलिटीज़ जितनी होंगे वहाँ तक हम मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर, उसमें होना चाहिए शेयर कैपिटल टोटल कितनी है और एक शेयर का अमाउंट कितना है। सो लॉन्ग एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न द लाइबिलिटी ऑन द शेयर इज द ओनली लाइबिलिटी विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कंपनी, तभी वो शेयर्स की लाइबिलिटी तक उनको एनफोर्स कर सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस पर कंपनी कौन कौन सी होती है, 1 पर्सन कंपनी मतलब OPC। ठीक है, OPC जो है कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। सेक्शन 262, इसका ज़रूर सेक्शन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है। OPC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, 1 पर्सन कंपनी। ओके, ठीक है, एक मेंबर जो है 1 पर्सन उसको शुरू कर सकता है। ठीक है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) अंडर सेक्शन 1C सबसेक्शन C, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 OPC इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हैविंग 1 मेंबर। ठीक है, OPC जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें, ठीक है, और 1 मेंबर उसमें होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसके मेन पॉइंट्स देख लीजिए क्या है। OPC के 1 मेंबर होगा, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, लिमिट कोई गिवन नहीं है। द मेमोरेंडम ऑफ OPC शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द
अदर पर्सन हु शेल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है जिसने कंपनी शुरू की है, तो उसमें उस पर्सन का नेम गिवन होता है जो उसकी डेथ के बाद उसको कंटिन्यू करेगा। ओके, नेक्स्ट, the other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form। ठीक है, रिटर्न उसका होना चाहिए कंसेंट, एंड द सेम शैल बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकोर, और वो सेम नेम वहाँ पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, उसको राइट भी होता है कंसेंट को विड्रॉ करने का। द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, जो ओपीसी का मेंबर था वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, नोटिस देकर क्या कर सकता है, उस अदर पर्सन का नेम चेंज कर सकता है, और रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करेगा। ठीक है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। ओके, आगे, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंस इन इंडिया है, अदरवाइज एंड हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, यानी कि उसे 120 डेज तो वो इंडिया में रहा ही रहा हो ड्यूरिंग द इमीजिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर मान लो वो 2020 में कंपनी खोल रहा है, तो 2019 का फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे और उसमें वो 120 दिन, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतने डेज वो इंडिया में रहा होना चाहिए, वो ही एलिजिबल होगा इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ओपीसी को चलाने के लिए, नॉमिनी बनने के लिए। और नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, एक पर्सन एक से ज़्यादा ओपीसी में, ठीक है, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। ओके, नो माइनर शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी, और कोई भी माइनर जो 18 ईयर्स से कम, अब तो एज लिमिट का वो हो जाता है। ठीक है, माइनर आप सभी समझते हो, कोई भी माइनर जो है वो ओपीसी का ना तो मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है, एंड कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियली इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। ठीक है, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, थ्रो इट मे बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो सकती है, बट किस में, प्राइवेट और पब्लिक, इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉरपोरेट। ये था ओपीसी। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 2 अंडर सेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब होता है, जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी, वो गिवन है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, जो उसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिनिमम कैपिटल है। प्राइवेट कंपनी को क्या क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं देती, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। ठीक है, ओपीसी को छोड़कर बाकी में जो है वो 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more share in the company jointly, they shall for the purposes of this clause be treated as a single member, उसे सिंगल मेंबर माना जाएगा जब उसने, ठीक है, ठीक है, होल्ड 1 or more शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, जब जॉइंट में भी ले रखा और तो उसे सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रोवाइड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन who have been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be member after employment ceased,
वो मेंबरशिप अपनी कंटिन्यू रखता है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, उसको मेंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके। प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, वही पब्लिक को, जब प्राइवेट है तो पब्लिक को वो क्या करेगी, इन्विटेशन देगी ही नहीं। ओके। इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखिए क्या है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई भी पेड अप कैपिटल मिनिमम कितना है रिक्वायर नहीं होगी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, ठीक है, ओपीसी को छोड़कर, ओपीसी में तो 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ कम मेंबर्स, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करके, ठीक है। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है। प्रोहिबिशन इनविटेशन टू सब्सक्राइब, वही उनको कंपनी है किसी भी बाहर से किसी भी जो है सिक्योरिटीज़ के लिए किसी भी पर्सन या किसी भी मेंबर को क्या नहीं करती है, इनविटेशन नहीं देती है, ठीक है। स्मॉल कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, जो आपकी 1 पर्सन कंपनी थी, ठीक है, वो मैंने पहले भी बताया था कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी जो है वो सिर्फ फॉर्म हो सकती है किस फॉर्म में, एक प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में। ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंपनी के जो टाइप्स हैं वो बाकी कल कंप्लीट करेंगे। ओके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।